अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेपर कंप्रेशन साइकिल। जैसा कि हमारी घर में पड़ी फ्रिजें और एसी हैं, सभी इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, इस साइकिल पर काम करते हैं। तो ये क्या होता है और इस पे कौन कौन से इसके इक्विपमेंट होते हैं और इसमें कौन कौन से रेफ्रिजरेंट यानी गैस यूज़ होती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने पहले ही इसमें एक ड्राइंग बना ली है। ड्राइंग बड़ी अजीब बनी है, तो जैसे भी है स्टार्ट करते हैं। वेपर कंप्रेशन साइकिल बेसिकली ऐसा साइकिल है जिसमें वेपर यानी कि बखरात को कंप्रेस करते हैं। गैस स्टेट होती है उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस किसके जरिए करते हैं? कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है, और जब कोई भी चीज़ कंप्रेस होती है यानी कि कंप्रेसिबल जो ये चीज़ होती है उसको कंप्रेस करते हैं, तो उसका टेम्परेचर हाई होता है और साथ में प्रेशर भी हाई होता है। और वेपर जब आगे नेक्स्ट जब ये रिमूव होते हैं, ट्रांसफ़र कंप्रेसर ट्रांसफ़र करता है इनको कंडेंसर में। कंडेंसर से में जब ये कंडेंसर में से जब गुजरते हैं तो इनका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है और प्रेशर भी थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है, इतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता। और कंडेंसर से इसकी जब निकलते हैं तो इसकी स्टेट जो चेंज हो जाती है, यानी कि जब वेपर से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो वेपर से लिक्विड फॉर्म में आने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो है, कंडेंसर से निकलने के बाद इसका लो टेम्परेचर होता है और प्रेशर थोड़ा सा भी हाई होता है। तो जब आगे चलते हैं, आगे जब थ्रोटल वाल से गुजरते हैं तो इंटर एरिया ज़्यादा होता है और एग्जिट एरिया कम होता है। एरिया कम होने की वजह से प्रेशर भी कम होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, लिक्विड फॉर्म में ही होगी। अभी आगे नेक्स्ट चलते हैं एवेपोरेटर में, जो हमारे फ्रिज की कैबिन में लगा होता है और हमारी एसी की जो जाली के इंटरनल साइड पर लगी होती है एवेपोरेटर। एवेपोरेटर क्या कहता है? हीट ऑब्जर्व करता है सराउंडिंग से, जो हमारे अंदर मौजूद अशिया पड़ी होती हैं जो हीटेड होती हैं उनसे हीट को ऑब्जर्व करता है और वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है लिक्विड से। फिर वो दोबारा वेपर फॉर्म में आ जाता है। वेपर फॉर्म में आने के बाद जब वेपोरेटर से गुजरता है तो आगे एक फिल्टर भी लगा होता है। अगर मज़ीद देखा जाए तो फिल्टर क्या काम करता है? तो फिल्टर एज अ मॉइस्चर को रिमूव करता है। उसमें जो मॉइस्चर अभी बाकी रहते हैं वो मॉइस्चर कंप्रेसर में ना जा सकें, और उसमें जो पाइपों से गुजर कर आया उसमें कुछ जंग के ज़रे भी मौजूद होंगे तो उसको भी ये प्योरीफाई करता है। नेक्स्ट ये ऐसे ही दोबारा फिर कंप्रेसर में चलेगा, कंप्रेसर से फिर कंडेंसर में, कंडेंसर से फिर कैपिलरी ट्यूब या थ्रोटल में, थ्रोटल से फिर एवेपोरेटर में। बस स्टेट चेंज होती है। कंप्रेसर से आगे स्टेट जो होती है वो वेपर वेपर यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, और कंडेंसर से आगे स्टेट चेंज हो जाती है, लिक्विड में आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में वही सारा कुछ बताया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट एप्लीकेशन कहाँ पर है? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेशन या शॉप शॉप पर पड़ी हुई है और एसी वगैरह जितने भी हैं उनमें यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल कूलिंग सिस्टम, जो इंडस्ट्रियल में कूलिंग सिस्टम लगे होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं, उनमें यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग, जो गाड़ियों में एसी होता है वहाँ पर ये यूज़ होता है सिस्टम। कोल्ड स्टोरेज वेयर, जहाँ जो स्टोर्स बने होते हैं आलू वाले, या जो स्टोर जिनकी चीज़ को स्टोर करते हैं ताकि वो देर पा तक चले, ख़राब ना हो, उनमें ये यूज़ होता है। हीट पंप में यूज़ होता है, चिल्लर वगैरह में यूज़ होता है। आगे रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट क्या होता है? बेसिकली रेफ्रिजरेंट जो गैस होती है उसी को हम रेफ्रिजरेंट ही कहते हैं, हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो रेफ्रिजरेंट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? रेफ्रिजरेंट की कौन टाइप्स होती है? क्लोरो सी एफ सी एस, इसकी आगे मज़ीद एग्जांपल हैं R-12 और R-11। उसके नेक्स्ट जो सी है वो CSFC है, इसकी जो एग्जांपल है वो R-22 एंड R-123। उसके नेक्स्ट जो आ जाती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, इसकी जो आगे टाइप्स हैं वो हैं R-134A एंड R-410A, यानी R-134A और R-410A। आगे नेचुरल रिफ्रिजरेंट्स होते हैं, जैसे कि एयर होगी, एयर कूलिंग करता है जो कि हमारे बाइक्स में, क्योंकि वो कूलिंग इम्प्रेशन देता है।
नेक्स्ट आ जाएँ जो बेसिकली ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं, दो किस्म के रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहे हैं, R-32 और R-410A। तो ये बेसिकली यही दोनों वाइडली रेंज में यूज़ हो रही हैं आजकल। आज की जनरेशन में R-410 को रिप्लेस किया जा रहा है R-32 से। R-32 क्यों यूज़ हो रही है? बेसिकली इसका नेम है जो डाईफ्लोरोमीथेन है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि कंपनी क्यों यूज़ कर रही है? एडवांटेजेस ये है क्योंकि ये हाई कूलिंग एफिशिएंसी है, जल्दी से कूल करती है और जल्दी से अपना जो स्टेट चेंज करती है। उसके अलावा लो ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए जो हमारी जो एयर होती है उसके लिए भी ये फ्रेंडली है, यानी कि अच्छी है। उसका नेक्स्ट जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, क्योंकि ज़्यादा कंपनीज जो देखती हैं वो ये कम कीमत में हमें एफिशिएंसी, अच्छी से अच्छी एफिशिएंसी मिले, तो वो चीज़ यूज़ करती है कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं R-410A। इसको कहते हैं इजियोट्रॉपिक ब्लेंड। इसका एडवांटेजेस क्या है? वाइडली यूज़ हो रही है, कॉमनली यूज़ है, कोई भी यूज़ कर सकता है, हायर प्रेशर है। इसके पहले हम देखते हैं डिसएडवांटेज R-32 के जो उनसे नुकसान है। ये हाईली फ्लेमेबल है, यानी कि इसको जल्दी से आग लग जाती है। कोई भी अगर आपके पास कोई भी चीज़ है जिसके ज़रिए थोड़ी सी रगड़ से भी चिंगारी पैदा हो सकती है, तो ये आग पकड़ लेती है। फिर टॉक्सिटी है, यानी कि अगर आप इनहेल कर रहे हैं और साथ में आप मास्क वगैरह नहीं यूज़ किया हुआ, तो ये आपको आपके गले पर या फेफड़ों पर इम्पैक्ट असर पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट जो R-410 है, ये वाइडली यूज़ हो रही है, हाई प्रेशर पर ये अच्छी काम करती है इस पर। और नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है? ये हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारे जो एयर है जो हम इनहेल करते हैं, यानी कि हम अंदर लेकर जाते हैं अपने फेफड़ों तक, उसके लिए ये नुकसानदेह है। कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन है, इट इज़ ब्लेंड कंपोजिशन। इसकी ये बनाने का तरीका जो है वो इन दोनों गैसेस को मिलाकर ये बनती है। R-32 को और R-125 को मिलाकर ये वाली बनती है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है इस वजह से। कंक्लूजन कौन सी है जी? इसमें हाईली एनर्जी एफिशिएंसी है, और R-410 में एनवायरमेंट वाइडली यूज बट एज हायर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। R-410 जो है वो असरअंदाज होती है हमारे माहौल पर, जो हमारे एटमॉस्फेयर जो हमें नज़र नहीं आ रही चीज़ें, लेकिन उस पर असरअंदाज होती है, कार्बन के इजाफे में का बायस बनती है। और R-32 जो है वो फ्लेमेबिलिटी है इसमें ज़्यादा। जब हम R-32 को फिल कर रहे होते हो तो उसमें हमें कौन कौन सी सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है? हमें सेफ्टी गॉगल्स पहनने चाहिए, और ऐसे एप्रन प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग ऐसा पहनना चाहिए जो कि चार्ज ना हो सके। जैसे कि हम बालों में जब कंघा करते हैं सूखे बालों में, तो उस पर चार्ज होते हैं कुछ, तो चार्ज के बिना जो होता है सूट, हमें वो पहनना चाहिए। उसके बाद अवॉइड एग्निशन सोर्स, जितने भी हमारी पॉकेट में एग्निशन जिसके रगड़ पैदा होने के चांसेस होते हैं, या जो हमारे इक्विपमेंट एट अ टाइम पड़े हुए होते हैं, तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, चाहे कोई किसी किस्म की चिंगारी पैदा ना हो सके ड्यूरिंग जब हम उसको फिल कर रहे हो। उसके नेक्स्ट इक्विपमेंट कॉम्पैटिबिलिटी, जितने भी हमारे औजार होते हैं उनको एक दफ़ा उसकी करेक्शन कर देनी चाहिए उसको, ताकि उसमें किसी किस्म का एरर वगैरह ना हो। अगर हम गैस को फिलिंग कर रहे हो और प्रेशर जो ओरिजिनल प्रेशर इसका होगा वो 300, लेकिन वो कम बता रही हो, तो इसके चांसेस से भी वो फटने का, कंप्रेसर के फटने का ज़रिया बनता है। वेंटिलेशन, जहाँ पर वेंटिलेशन हो वहाँ पर बैठकर आप इसकी फिलिंग करें। ब्रेजिंग एंड नाइट्रोजन यूज़, जब हम कंप्रेसर में गैस भरने के बाद वेल्डिंग करते हैं, जो उसकी नोज़ल होती है जो इसके ज़रिए गैस इंसर्ट करते हैं, फिल करते हैं, तो उसको हमें चाहिए कि हम यूज़ करें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का यूज़ ना करें। ऑक्सीजन सिलेंडर बेसिकली हमारे जितने भी जो गैस को फिल करते हैं
वो ऑक्सीजन से वेल्डिंग करते हैं। ऑक्सीजन का यूज़ ना करें जब आप R-32 की फिलिंग कर रहे हों। तो ब्रेजिंग करते वक्त आप नाइट्रोजन गैस का यूज़ करें, नाइट्रोजन सिलेंडर से आप उसकी वेल्डिंग करें। नाइट्रोजन हेल्प करती है जितने भी अंदर के जंग ना लग सके, और इग्निशन के में भी मदद करती है ताकि इग्नाइट ना हो, क्योंकि नाइट्रोजन इग्नाइशन होती नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज जब भी आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे इसको कंप्रेसर को, तो सेफ वे यूज़ करें। इंस्टॉलेशन कंसिडरेशन वहाँ पर इंस्टॉलेशन करें जहाँ पर आप इजीली उसको यानी हैंडलिंग कर सकें। सेफ्टी इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई प्रोवाइड अ सेफ्टी। कोई भी अगर R-32 वाला कंप्रेसर है तो वो उसके साथ एक सेफ्टी इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी, उसमें रेफर टू फ्लेमेबल रेफ्रिजरेटर, उसमें एक गाइड लाइन ज़रूर होगी। अगर नेक्स्ट चलते हैं दी वर्किंग ऑफ किस टेम्परेचर पर हमें R-32 को फिल करना चाहिए। R-32 का बेसिकली प्रेशर हमें रखना चाहिए 174 से लेकर 377 PSI तक, इसके दरमियान प्रेशर हमें मेंटेन रखना चाहिए। इसके अगर ज़्यादा किया तो एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और एक्सप्लोजन होता है तो फिर जो फिलिंग वाला होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो ये था एक थोड़ी सी डिस्कशन वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप इनकी जो भी एहतियाती तदबीर बताई गई हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, और ताकि इस सीज़न में बहुत से ऐसे वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं जिनसे R-32 की फिलिंग के दौरान कंप्रेसर के फटने के वाक़यात मौसूल हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए।